बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी तरफ से न्यूज़ वन की टीम की तरफ से 14 अगस्त और मार्का हक की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ने कहा था, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 14 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक दास्तान है, कुर्बानियों, जद्दोजहद और अज़्म की वो दास्तान जिसने बरसगीर के करोड़ों मुसलमानों को ग़ुलामी की तारीकी से निकाल कर आज़ादी की रोशनी दी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह एक नज़रिए, एक क़यादत और एक मकसद ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद सिर्फ जोग्राफियाई आज़ादी नहीं थी, बल्कि फ़िक्री, माशी और तहजीबी खुद मुख्तारी का ख्वाब भी इसके मरकज़ में था। आज जब हम ये दिन मनाते हैं तो सवाल ये है कि क्या हमने इस ख्वाब को हकीकत का रूप दिया? क्या हमने इन कुर्बानियों की लाज रखी जिन पर यह वतन वजूद में आया? और क्या हम आइंदा नस्लों के लिए एक ऐसा पाकिस्तान छोड़ रहे हैं जो बानियान की विजन के मुताबिकत रखता हो? नाज़रीन, आज की इस ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में मुझे लाहौर में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब। सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के प्रो रेक्टर हैं, और मेरे साथ बलूचिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मीर सादात, प्रो वाइस रेक्टर हैं मकरान पंजगोर यूनिवर्सिटी के। उसके साथ मेरे साथ हैं मेजर जनरल समरेज सालिक साहब। मुझे लाहौर स्टूडियो में ही ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फ़ारूक अनवर बाजवा साहब, आप प्रो वाइस रेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नूर इंटरनेशनल के, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेरे साथ एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब भी मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर निज़ाम, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। 14 अगस्त 1947, उस दिन को आप तारीखी लिहाज से किस पहलू में सबसे मुनफरिद समझते हैं? पहली बात तो ये कि उसी दिन हमारा नेशन की पैदावार हुई। इससे पहले हम नेशन नहीं थे, इससे पहले हम पार्ट ऑफ द इंडियन नेशन हिंदुस्तान थे। ये बहुत अहम दिन पाकिस्तान के लिए है और ये मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है कि हमने क्या हासिल किया, क्या नहीं किया और क्या मसीह मसाइल हैं। मैं ख्याल आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, इसमें पूरी तारीख को एक समरी में बयान कर दिया। हमारा मुल्क तभी आज़ाद है और रहेगा इंशाअल्लाह। सवाल देखना है कि क्या वो मकासद जिनके लिए बनाया गया था मकासद हासिल कर चुके हैं, ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हम बहस कर सकते हैं। मेरे ख्याल में वो सवाल अभी भी जायज़ है और ज़िंदा है, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत से हमारे अभी तक जो हमारे उम्मीदें थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई। पूरा करने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं, हर हुकूमत कोशिश करती है, पर समहाउ गोल अचीव नहीं होता अभी तक। तो क्या वजूहत हैं गोल अचीव क्यों नहीं होता, ये हमने सोचने वाली बात है। ये हम सोचते नहीं हैं, हम सिर्फ जश्न मनाते हैं, फुवारे लगाते हैं, गन एयर शॉटिंग करते हैं, एयर फायरिंग करते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं समझते कि हमारे साथ हुआ क्या, हम क्या कर रहे हैं, हमारी आबादी के क्या हालात हैं, हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम मानते सारे ही हैं कि हमारा मुल्क है और चल रहेगा और हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, हालात क्या हैं, उस पर कोई ज़्यादा जोर नहीं देता। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है। जनरल समरेज साहब, सर आपकी तरफ में आता हूँ। 14 अगस्त आपको भी मुबारक और मार्का हक भी मुबारक। मैं कल देख रहा था, कल रात को जिस वक्त ये पूरी सेरेमनी हो रही थी, जिसमें फील्ड मार्शल थे, प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, दे ऑल वर देयर, तो पाकिस्तानी कौम के अंदर एक नया जज्बा था। 14 अगस्त हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में नहीं देखा हुआ, हमारी जनरेशन ने, लेकिन मार्का हक के बाद पाकिस्तान की पहचान, दुनिया के अंदर पाकिस्तान का रजिस्टर होना, ये बहुत अहमियत का हामिल है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान की ताकत को तस्लीम करना एक बहुत बड़ा वाकई मार्का है। आप कैसे इसको देखते हैं? लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस दफ़ा डेफिनेटली मार्का हक की कामयाबी की वजह से 14 अगस्त की जो कैफियत है वो थोड़ी डिफरेंट है, और एक जज्बा है कौम में कि हमने एक बहुत बड़ा मार्का जो है वो सर किया। लेकिन अगर ओवरऑल मैं देखूं पाकिस्तान को, तो मैं समझता हूं कि बहुत अभी हमें मजीद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो मेरा ख्याल है कि अभी तक हम उस तरीके से पूरे नहीं कर रहे जैसे कि उनकी तवक्कुआत थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे अवामिल हैं जो कि फर्दर हम डिस्कस कर सकते हैं,
कि क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम अपने जो ख्वाब देखे गए थे उनको पूरा नहीं कर सके, उसको हम सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली इस दफ़ा एक स्पेशल यौम आज़ादी है, बिकॉज ये जो मार्का हक और बनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद एक नया पाकिस्तान जो है वो इमर्ज हुआ है। वो इस तरीके से कि हमारा जो नेबर, जो हमारा अजली दुश्मन है, वो बहुत ही खतरनाक अज़ाइम के साथ उसने पाकिस्तान पे चढ़ाई की, लेकिन एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान ने स्टेचर में गेन किया और इंडिया ने स्टेचर में लूज किया। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक स्पेशल सेलिब्रेशन है इस दफ़ा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मीर साहब, आपकी तरफ आता हूं। पहले तो बहुत शुक्रिया, आप बलूचिस्तान से स्पेशली हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑन माय रिक्वेस्ट। मीर साहब, दो तीन चीज़ें, एक तो बलूचिस्तान रिलेटेड टू ऑल दिस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, जो चैलेंजेस हैं इस वक्त वहाँ पर, और जिस तरह हुकूमत, रियासत, बलूचिस्तान की हुकूमत, ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को एड्रेस किया जाए। आज 14 अगस्त के रोज़ आप कैसे इस सारे को नरेट करते हैं जी? जी, सबसे पहले काजी साहब, आपको आज की आज़ादी मुबारक हो और सारे देखने वालों को भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। जी बिल्कुल, हम अगर बलूचिस्तान के ज़ुमरे में देखें तो बलूचिस्तान के हालात जो है, पिछले, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, अगर 20 साल के हम अरसे में देखें तो हमने उसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। True. और जाहिर बात है, इन हालात को सही करने में इसमें हमारी काफ़ी, जिसे कहते हैं, नुकसान हमें हुआ है। हम अगर सिर्फ पिछले एक महीने को ही अगर देख लें तो हमारे जो 4 मेजर साहिबान और एक कैप्टन साहब जो हैं वो शहीद हुए हैं। और उनकी शहादत हमें ये याद दिलाती है कि हमने हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी है कि हमने उनकी इस खून को राहेगा नहीं जाने देना। तो बिल्कुल बलूचिस्तान में भी जश्न आज़ादी जो है, लोग तो मनाना चाहते हैं, लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से उस तरीके से जश्न आज़ादी को नहीं सेलिब्रेट लोग कर सकते जिस तरीके से उनको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसे जनरल समरेज ने एक बात की थी कि जो चीज़ हमें करनी चाहिए कि जैसे भी हो, वी हैव टू सेलिब्रेट पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसा भी है हमारा है, और पाकिस्तान को जैसा बनाना है वो हमने बनाना है। ये सब हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक दफ़ा टर्की में एक सेमिनार में खिताब कर रहा था, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी, आपके जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितने लोग जो है वो मारे गए हैं, वो कई सालों में मारे गए हैं, उसके लगभग बराबर ही हमारे लोग सिर्फ चंद दिनों में जो है, कहते हैं, मारे गए हैं, जिसपे हमने ये मुल्क हासिल किया है। हमारे लाहौर में खून की नदियां बह रही थी, बाकी जगहों पे वो हो रहा था, लेकिन हम उस तरीके से अपने पाकिस्तान को इधर सेलिब्रेट नहीं करते। मैंने यूरोप में देखा है, उनके जैसे ही वो जो जंगे अजीम उन्होंने लड़ा था, उसका महीना ही जैसे शुरू हो जाता है, हर कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, हर कोई उसको याद कर रहा होता है। लेकिन हम आजकल जैसे हम आजकल जो कर रहे हैं, हमने इसके लिए अपनी जानें दी हैं, हम उनको इज्जत नहीं बख्श रहे, हम उनका ख्याल नहीं रख रहे। अब हमने ये सोचना है कि वो जो लाखों लोगों की जानें गई हैं पाकिस्तान के लिए, हमने उनके खूनों को भी रायगान नहीं जाने। वेरी राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जो इस वक्त बात मीर सादात कर रहे हैं, तरीके पाकिस्तान के आगाज़ से लेकर आज तक, आप भी वही बात कह रहे हैं, जनरल समरेज भी वही बात कह रहे हैं, और मीर सादात भी वही बात कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो थे पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, जो हमारे बाप दादा अंसारों के थे, वो रिकवर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? हम लोग सबको इश्यूज पता हैं, हमें ये पता है कि इनको एड्रेस कैसे करना है, लेकिन एड्रेस नहीं हुए। मैं अक्सर अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूँ, कहता हूँ कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन स्ट्रक्चरल होता है, ठीक, उसमें स्लोगन से नहीं बनता। हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत वीक हो गए हैं, हमारे इदारे काम नहीं करते, और हमारी तालीमी निज़ाम बहुत पहले से बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। आज के ज़माने में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके साथ नहीं जा रहा। ये वजह कि हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, उनकी जो फ्यूचर वो स्टेक पे है। तो काफ़ी जो नए ज़माने के जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही।
हम मानते हैं हमारा क्या हक ने एक यूनिटी पैदा कर दी है पाकिस्तान में, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इदारों को, इंस्टीट्यूशन को बनाने में, को चेंज करने में, उनको सही रास्ते में लगाना भाई बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्ट्रक्चरल चेंज लाना पड़ेगा, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जैल साहब जो अभी बात कर रहे हैं डॉक्टर निज़ाम, ये मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हमारी थी और आज भी है, और जब तक हमारे इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग नहीं होंगे पाकिस्तान स्ट्रांग नहीं होगा। हाउ डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? देखिए मंसूर, मैं अगर बहुत सारे मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया और उस तरीके से तरक्की नहीं कर सका, लेकिन मैं सबसे जो मेन दो को जो है ना वो मतलब काउंट करूंगा। नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान के पास विजनरी लीडरशिप नहीं रही। ओके, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को, जिन्होंने कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। तो मैं ये बरमला कहना चाहूंगा कि कायद-ए-आज़म की रहलत के बाद, उनके 4 साल बाद लियाकत अली खान भी अल्लाह के प्यारे हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि वही खोटे सिक्के जिनका जिक्र कायद-ए-आज़म ने उस वक्त किया था, वो आज तक हमें रूल कर रहे हैं। ओके, एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रू। सेकंड जो फैक्टर है, मैं समझता हूँ कि हम जो है ना जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स थी 20th सेंचुरी की, उनके जो 2 मेन राउंड्स थे, एक था बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूएस और सेकंड था बिटवीन यूएस एंड टेररिज्म। ठीक। इसमें जो हमने किरदार अदा किया, वो मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि वो एक डर्टी रोल था, और वेरी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये एडमिट किया कि हमने एक डर्टी रोल प्ले किया ट्रू, था। बिल्कुल सही। विदाउट गोइंग इनटू डिबेट कि वो हमारी जंग थी या किसी और की जंग थी, लेकिन आप यकीन करें कि पिछले 50 साल से हमने ये जो प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट देखा है, इसने हमें बहुत मल्टी डायमेंशनल एरियाज में इम्पैक्ट किया है। और मंसूर साहब, सबसे बड़ा जो हमारा लॉस है वो हमारे लॉस ऑफ नेशनल कैरेक्टर है। इस पीरियड ने ना तो हमारे अदारे इसमें ग्रो किए। मैं आज कहीं पे एग्जांपल दे रहा था कि अगर एक हॉल में 25 लोग बैठे हुए हैं और उन्हें कहा जाए कि जी आपने क्रिएटिव वर्क करना है, और साहब ये भी बताया जाए कि हर विंडो, हर डोर से एनिमी कैन एंटर, और ये भी कहा जाए कि अपने एक दूसरे से भी ध्यान रखें, बिकॉज हर किसी ने डैगर रखा हुआ अपने स्लीव के अंदर। ट्रू, ट्रू। तो जस्ट इमेजिन कि वो 25 लोग किस तरह का क्रिएटिव काम कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये वो एनवायरनमेंट है जिसमें हमारी सोसाइटी ने सरवाइव किया पिछले 50 साल। इसने हमें इकोनॉमिकली डैमेज किया है, इसने हमें ब्लड वाइज डैमेज किया है, इसने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डैमेज किया, और सबसे बड़ा हमारा नुकसान है लॉस ऑफ नेशनल कैरेक्टर। नेशनल कैरेक्टर, तो ये मैं समझता हूँ कि आइंदा जो 21st सेंचुरी जियो पॉलिटिक्स है, जिसमें अगेन 2 हाथी इमर्ज हो रहे हैं जो आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट और राइवलरी में है, तो पाकिस्तान ने ये देखना है कि इसमें हमने किस तरह का रोल अदा करना है, उसी तरह का जैसे हमने माजी में किया था, या हम डिफरेंट रोल अदा करेंगे। वेरी राइट, वेरी राइट। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मीर सादात के लिए मैं ज़रूर ये सवाल छोड़ के जाऊंगा, बल्कि सबके लिए और स्पेशली आपके लिए, कि आज हमें इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि कायद-ए-आज़म की क़यादत, अगर कायद-ए-आज़म की क़यादत ना होती तो आपके ख्याल में तारीख का रुख किस तरह होता पाकिस्तान को लेकर। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इस पे जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। जब ज़मीन ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा, जब ज़मीन ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मुझे ब्रेक में ज्वाइन किया है डॉक्टर फारूक अनवर बाजवा साहब ने, प्रो वाइस रेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नूर इंटरनेशनल के। बहुत शुक्रिया जी। मीर साहब, आपके लिए सवाल छोड़ गया था, सवाल तो मैं सबके लिए छोड़ के गया था, लेकिन आपसे उसका आगाज़ चाहूँगा। कायद-ए-आज़म की क़यादत की आज बात हो रही है, और ये चीज़ मेरे ख्याल में आज की नस्ल के लिए समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कायद ना होते तो तहरीक का रुख किस तरह का होता, और जो आज एक आज़ाद मुल्क के अंदर हम लोग रह रहे हैं, क्या ये मुमकिन था? डॉक्टर मीर सादात जी। काजी साहब देखें, इसके वन लाइनर जवाब है, अगर कायद ना होते तो पाकिस्तान नहीं होता, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्नाह साहब की जो लीडरशिप है, जो उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंटशिप है,
उनकी जो जहानत है उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता था। और हमें ये पता है कि उनको गांधी साहब ने ऑफर दी थी कि जी आप यूनाइटेड इंडिया रहने दें, हम आपको इसका प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो ही रिफ्यूज दैट। उनको और बहुत सी ऑफर्स मिली, उनको बहुत तरीके से इंटाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन जिन्ना साहब जैसे समरे साहब ने बताया कि उनकी एक बहुत स्ट्रांग लीडरशिप थी और उनके अंदर वो लीडर्स वाली क्वालिटीज थी जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस की। किस्म किस्म की उनके ऊपर बहुत सी तोहमतें भी लगी, उनके ऊपर बहुत से इल्जामात भी लगे, बहुत सी बातें हुई, लेकिन उन सब के बावजूद ही ओनली न्यू कि जी मेरा एक काम है और मेरा काम क्या है, आई वॉन्ट द वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटी दैट इज लिविंग इन द यूनाइटेड इंडिया टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक। उन्होंने उस टाइम पे पाकिस्तान के जो मुसलमान थे उनको पाकिस्तान बना के दिया। ठीक। और जब उन्होंने पाकिस्तान बना के दिया, अब वो मैं बात बिल्कुल जनरल साहब की एग्री करता हूं कि जी हमारे पास अभी लीडरशिप की कमी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक और काम जो हमने नहीं किया, जो एक लीडर होता है, लीडर का काम होता है कि वो कुछ रहनुमा असूल अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं। तो जब वो लीडर नहीं होता तो हम उसके उन असूलों को फॉलो करते हुए, उन असूलों पे चलते हुए हम अपने आप को आगे लेके चलते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि हम अपनी हिस्ट्री को अपने सामने रख के, अपनी माजी को अपने सामने रख के हम उससे सीखते हैं। अब हमने पाकिस्तान में क्या किया हुआ है कि हम ये दोनों चीजें नहीं कर रहे। हम जिन्ना साहब के जो भी असूल हैं हम उनको फॉलो नहीं कर रहे। उन्होंने जो सिंध असेंबली में खिताब किया था, जिस खिताब में उन्होंने ओवरऑल स्टेट का एक रोल डिफाइन कर दिया था, हमने आज तक तो हम बच्चों को उनकी वो तकरीर सुनाते ही नहीं है, उसमें उन्होंने क्या बातें की है वो हम लोगों को बताते ही नहीं है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक जो फेज चला, जो जनरल साहब ने बात की ना, कि हम जब एक वो डर्टी वॉर में चले गए, तो उस डर्टी वॉर में जाने के बाद हमने क्या कर दिया, हमने अपनी हिस्ट्री को भी डिस्टॉर्ट करना शुरू कर दिया। जनरल जिया के दौर में हमने बहुत सी चीजें चेंज कर दी, और ये जब सारी चीजें चेंज हो गई तो उसके बाद एक जिसे कहते हैं ना कि ऑर्केस्ट्रेटेड नेशनलिज्म जो है वो हमारे अंदर भर गया। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो कौम है उसको आजकल अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी हमारी जो कौम है उनका और कोई वो जो है मतलब एम इन लाइफ नहीं है, वो बस अपने आप को ये जो एक हमने नेशनलिज्म खुद से बनाई हुई है, अपने आप को वो एक नेशनलिस्ट बता के और एक इस्लामिस्ट बता के वो और कोई काम ही नहीं करते हैं। आपके सामने इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, वो जो एक नाजायज मस्जिद बनी थी उसको जो शहीद किया गया, उसके बाद जो लोग कर रहे हैं बाकी जगहों पे हम कर रहे हैं। तो हम अपने आप को एक मुसलमान बनाते हैं, हम अपने आप को एक पाकिस्तानी बनाते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी भी पाकिस्तान का खैरख्वाह नहीं बनाते हैं। पॉइंट आ गया जी। डॉक्टर फारूक साहब, वेलकम टू द शो जी। सबसे पहले फारूक साहब मुझे ज़रा ये समझाइएगा, हम हमेशा बात करते हैं कि मुस्लिम ख़वातीन और जो तलबा थे उनका बड़ा ही कलीदी किरदार था आज़ादी के अंदर, और उसके बाद हम आज की सिचुएशन पे आ जाते हैं। आज जो सूरत हाल है, अगर आप उसको कंपेयर करें 1947 की सूरत हाल से, और जो रोल उस वक्त अदा किया गया और जो आज किया जा रहा है, इसका कंपैरिजन आप कैसे करेंगे? थैंक यू वेरी मच मंसूर साहब। सबसे पहले तो बात यह है कि मैं सिंस आई बिलोंग टू द एजुकेशन सेक्टर और यूथ के साथ मेरा जो है वो इंटरेक्शन हमेशा से रहा है और होता है। यूथ हमारी में सर मैं हमेशा कहता हूँ कि इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि दे कैन टर्न द टेबल्स अराउंड एट एनी पॉइंट इन टाइम। अच्छा, मैं जिस इदारे से, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, जिससे मैं आया हूँ, बेसिकली ये वो इदारा है, ये वो लोग हैं जिनका तहरीक आज़ादी में जिनका एक बड़ा वाज़ेह किरदार था, जिनका पाकिस्तान बनने में, पाकिस्तान को आगे लेके चलने में, इवन उससे पहले जब अल्लामा इकबाल ने जब उसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया, वहाँ से लेके आज तक उसमें एक बड़ा अहम और बड़ा एक कलीदी किरदार है। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी आज की जो यूथ है वो मुख्तलिफ वो कायद का जो फरमान था और जो इकबाल की जो फ़िलासफ़ी थी। देखिए, कायद ने आपको मुल्क लेके दिया, और डेफिनेटली मैं मीर साहब की बात से एग्री करूंगा कि कायद ना होते तो पाकिस्तान ना होता। उससे पहले बेसिकली था क्या, उससे पहले एक फ़िलासफ़ी थी। ये मुल्क मतलब ऐसे नहीं था कि ये चंद लोगों को एक साइड पे ला के जियोग्राफिकली अलग कर देने का नाम पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान क्या था? पाकिस्तान एक्चुअली एक फ़लसफ़े का नाम था कि जो हमें इकबाल ने दिया, जो फ़र्द कामिल का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें दिया, और वो यूथ के लिए भी दिया
और यूथ के लिए जो उन्होंने शाहीन का जो उन्होंने टर्म जो यूज़ की, जो उन्होंने फ़र्द कामिल का कॉन्सेप्ट, जो आप एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम उस वक्त के सब कॉन्टिनेंट का क्या था कि हमें एक शनाख्त चाहिए थी, हमारे पास शनाख्त नहीं थी। कल सब आज भी अनफॉर्चुनेटली हम वो शनाख्त अपनी जो है वो कहीं खो बैठे। हमें आज हम हैं तो आज़ाद, अभी डॉक्टर साहब ने भी बातें की, आप भी कर रहे थे, हम हैं तो कहने को आज़ाद, लेकिन हम शायद आज़ाद नहीं हैं। हमारी शनाख्त कहीं खो गई है। हमारे बच्चों में इस वक्त जो डेफिसिट है सबसे बड़ा, वो है उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस। उनको हमें ये बताना है कि दिस इज वेयर यू एक्चुअली बिलोंग टू एंड दिस इज एक्चुअली योर एम्स इन योर लाइफ। वेरी राइट। अच्छा प्रोफेसर साहब, जो बात की है फारूक ने बिल्कुल ठीक की है। एक फ़िलॉसफी थी और उसके बाद क़याम में पाकिस्तान हुआ, और अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जी कायद ना होते क्या होता है एंड ऑल दैट, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट भी है, आइडेंटिटी क्राइसिस भी है। आज हमें इस चीज़ का पता है, 78 साल बाद चले हमें पता चल गया कि हमारा इशू कहाँ पर है, इसको एड्रेस कैसे करेंगे? बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं जहाँ काम करता हूँ आज सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब जो इसके प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया पिछले साल से, पिछले साल से, कैरेक्टर बिल्डिंग, हाँ, ऑनेस्टी एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। पूरा साल उन्होंने लगाया और हर फैकल्टी से, हर एडमिनिस्ट्रेटर से, हर एक से उन्होंने बात की, ट्रेनिंग करवाई, और आज कैरेक्टर बिल्डिंग और ऑनेस्टी जो है वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक स्लोगन है। और सबके, हर बंदे को इसको इस पर नोट किया मैंने, वो करना पड़ेगा कि कैरेक्टर बिल्डिंग जो हमने शुरू की है अपने यूथ के अंदर, वो हमारे पास मिसिंग थी, अब हमने उसको आगे लेके बढ़ना है। बहुत अच्छी मिसाल दी है सुपीरियर यूनिवर्सिटी चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने इसकी, और अब आगे और भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अब सब उन्होंने बनाया हुआ एक ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, उसके तहत भी कैरेक्टर बिल्डिंग की बात हो रही है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को मॉडल को फॉलो भी कर रहे हैं। हमें कैरेक्टर बिल्डिंग की भी ज़रूरत है, इसके साथ साथ हमें उम्मीद भी दिलानी है अपने यूथ को। वो हमारे यूथ जो है बहुत आज के ज़माने में थोड़ा मायूस हैं, मायूस एजुकेशन से भी हैं, अपने फ्यूचर के बारे में भी हैं। दुनिया बिल्कुल बदल रही है और हमारे सिलेबस करिकुलम नहीं बदलते जा रहे, उनकी तैयारी नहीं की जा रही। जब तक हम उनकी तैयारी नहीं करेंगे, उनको हेल्प नहीं करेंगे डेवलप द स्किल्स दैट दे नीड टू फेस द वर्ल्ड, वो बहुत बड़ा एक चेंज लाना पड़ेगा, जो अभी तक यूनिवर्सिटीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं कर रही, नहीं किया। वेरी राइट। जनरल समरेज सर, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है, आपको याद होगा हमारा अजली दुश्मन हिंदुस्तान हमेशा से ये समझता रहा, कहता रहा और हर जगह ये चीज़ को रजिस्टर कराने की कोशिश करता रहा कि जी पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, वो किसी काम के नहीं, और ये एक कौम ही नहीं। और उसके बाद मार्का हक होता है और पूरी दुनिया को पाकिस्तान एज एक कौम अपना करेक्टर रजिस्टर कराती है कि हमारा ये करेक्टर है। अगर आप हमारे ऊपर मैली नज़र से देखेंगे तो पूरा पाकिस्तान इकट्ठे होकर आपको जवाब भी देगा, और हमें जवाब बहुत अच्छा देना आता है। इसको आप कैसे देखते हैं जी? मंसूर, हम पिछले क्वेश्चंस में ये अहाता करते रहे हैं कि कहाँ पे हमारे से लग़ज़िशें हुई और गलतियां और कोताहियां हुई। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ जो एरिया आपने आइडेंटिफाई किया है, इसको हमें अप्रिशिएट करना होगा। ट्रू। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट था कि जो फाउंडिंग फादर थे उन्हें कुदरत ने इतना टाइम नहीं दिया कि वो अपना जो विजन था उसको फुली इम्प्लीमेंट कर सकते। मैं एक दफ़ा टर्की के बारे में देख रहा था। टर्की, जो मॉडर्न टर्की के फाउंडिंग फादर हैं कमाल अतातुर्क, वो कुछ 15-20 साल जिंदा रहे ताकि वो अपने मुल्क को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकते। पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं हुआ। कायद आज़म 1 साल के बाद रेलत फरमा गए और पाकिस्तान को वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं मिल सकी। दूसरी जो आपने जिक्र किया है, इंडिया के तो डाउट्स हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए हैं। इंडिया जो है वो टाइम था जब इंदिरा गांधी ने 71 वॉर के बाद कहा था कि मैंने 2 नेशन थ्योरी को बे ऑफ बंगाल में डुबो दिया है। वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया जो है वो खुद उसको रिवाइव कर रहा है अपने एटीट्यूड से, जो माइनॉरिटीज के साथ, जो मुसलमानों के साथ वहां पर उन्होंने रवा रखा हुआ है। दूसरा ये जो मार्का हक था, इसमें पाकिस्तान ने ऐसी मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को
कि वो जो ये जो एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है एपिसेंटर है टेररिज्म का, वेयरएज पाकिस्तान जो है वो विक्टिम रहा है टेररिज्म का। ट्रू। और ये जो नैरेटिव जो काफी अरसे से वो प्ले कर रहे थे वो बुरी तरीके से पिटा। हाँ। और इंडिया जो कि चाह रहा था कि वो रीजनल पुलिसमैन बने या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने, तो जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनको भी नजर आ गया कि इंडिया में वो पोटेंशियल है ही नहीं कि वो ये कुछ कर सके। तो आपने बिल्कुल बजा कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी जो एक नेशनहुड, अपनी काबिलियत को प्रूव किया। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान कैन बी डिफाइंड विद 2 वर्ड्स, वन इज टर्बुलेंस एंड सेकंड इज रेजिलियंस। यहाँ पे मतलब है जो आफतें, जो मुसीबतें कुछ अपनी बनाई, कुछ ऊपर से आई हुई, वो भी कम नहीं हुई, और पाकिस्तान हर मुसीबत से ज्यादा सेल्फ अश्योर्ड और कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकला है। बिल्कुल ठीक। अभी भी हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि एक दफा फिर जो है पाकिस्तान की रेजिलियंस विल कम इनटू प्ले। वेरी राइट। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जिस वक्त वापस आते हैं तो हम लोग अब बात करेंगे कि ये जो हमारी सियासी तारीख है, हम 1947 से लेकर अगर आज 2025 तक की बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि हमारा हर निज़ाम पहले चला, फिर फेल हो गया, फिर अगला निज़ाम चला, फिर फेल हो गया, फिर अगला निज़ाम चला। ये जो सियासी इंतशार रहा है, क्या इसने आज़ादी का जो असल मकसद था, क्या उसको कमज़ोर किया है? एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। जब सरज़मीं ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। जब सरज़मीं ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि हम लोग जब बात करते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 और आज 14 अगस्त 2025, इसके अंदर जो एक हमारा सियासी तारीख रही है जिसमें मिलिट्री मार्शल लॉज आए, जिसके अंदर सियासी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ थी उनकी हुकूमत आई और डेमोक्रेसी रही, उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा, क्या इस सियासी इंतशार ने आज़ादी का जो असल मकसद था उसको कमज़ोर किया है? मीर सादात साहब, सर बताइएगा ज़रा, ये जो इतना ज़्यादा टर्मोइल में रही है पाकिस्तान की सियासी तारीख 1947 से लेकर आज तक, इसका इम्पैक्ट क्या आप देखते हैं? देखिए जी, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं उनका रोल जो शुरू होता है वो 1970 ऑनवर्ड शुरू होता है। उससे पहले कोई पॉलिटिकल रोल इस तरीके से नहीं था। जब लियाकत अली खान साहब शहीद हुए तो उसके बाद हमारे एक ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम था जिसने पहले पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की। जब उनसे नहीं चल सका तो उन्होंने फिर आर्मी के हाथ में वो दे दिया। फिर आर्मी जब उसको चलाने लगी, जब उनसे वो फिर नहीं हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि चलो भी हम पॉलिटिशियंस को लेके आते हैं। वो जब फिर पॉलिटिशियंस को तो ले आए, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया कि वो जो पॉलिटिशियंस लेके आए उन्होंने पिक एंड चूज करना शुरू कर दिया पॉलिटिशियंस में से। तो वो वहां से जो है, जो हमारा एक पॉलिटिकल वो जो एक गेम रूल जो बने ना पॉलिटिकल गेम का, वो ये बना है कि जी यहाँ पे पिक एंड चूज होना चाहिए, परफॉर्मेंस कोई नहीं देखेगा, बाकी चीजें कोई नहीं देखेगा। ठीक है। तो उसके बाद ग्रेजुअली चीजें इसी तरह चलती रही। लेकिन हम फिर ये देखते हैं कि जब मुशर्रफ साहब का जब दौर आया, मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने बहुत सी चीजें अच्छी भी की, बहुत सी चीजें उन्होंने खराब भी की। लेकिन उनके दौर में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि उन्होंने हमारे मीडिया को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, हमारे मीडिया हाउसेज ओपन हुई, चीजें खुलना शुरू हुई, लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। तो उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करना लोग शुरू हो गए, बातें करना लोग शुरू हो गए। तो वहां से फिर एक थोड़ा सा एक हमारा जो वो था पॉलिटिक्स, उसमें एक चेंज तो आया। वो जो उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, ठीक है, वो वहां से फिर चीजें थोड़ी बेहतर होना शुरू हो गई। ओके। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि उसके बावजूद भी जो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया भी,
उसके आने के बाद भी जो हमारे अपने पॉलिटिशियंस थे, मैं कल भी मेरी ये डिस्कशन हो रही थी काफी लोगों से, तो वो मुझे कहते जी आप पॉलिटिशियंस पे सारा ब्लेम क्यों डालते हैं? मैंने कहा क्योंकि जी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिशियंस पे आती है। ठीक। मैं अगर बलूचिस्तान में करप्शन की बात करता हूं तो वो जो करप्शन है उसका जो मेन एजेंट है वो पॉलिटिशियन ही है। ओके। वो पॉलिटिशियन के थ्रू जाता है। ठीक। तो इस सब से अब हुआ क्या है कि हमारे जो नौजवान हैं आजकल के ना, उनका जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके ऊपर से उनका यकीन उठ गया है। जो लोग कहते हैं ना इतनी नफरत क्यों है, इतने इंतशार क्यों है, इतनी बदनजमी क्यों है, क्योंकि इन सारी चीजों को आपका पॉलिटिक्स टैकल करता है। और उस पॉलिटिक्स से आजकल के नौजवान का यकीन उठ गया है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स को इक्वेट करते हैं सिर्फ करप्शन के साथ, अपॉर्चुनिटीज के साथ और सेल्फ इंटरेस्ट के ठीक। साथ। ठीक। वो उसको कभी भी कलेक्टिव विल के साथ एसोसिएट ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे हालात इतने खराब हैं। वेरी राइट। अच्छा डॉक्टर फारूक, यही चीज आई रियली वांट टू टेक इट विद यू। एक तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हम लोग बात करते हैं, और उसके बाद जब मैंने पहले बात कर रहा था कि आफ्टर मार्का हक हमने अपने आप को रजिस्टर्ड करा दिया है, जो हम पहले नहीं थे शायद उस तरह, बिकॉज लॉन्ग टाइम बैक, जब 14 अगस्त 1947 की बात है। कैसे आप इसको देखते हैं दोनों चीज़ों को? अच्छा देखिए, मार्का हक में ना एक बात बड़ी तय है कि मार्का हक में हम लोग बीइंग पाकिस्तानी, हम आपस में बैठे हुए इस वक्त, हम वॉर हिस्टेरिया का शिकार नहीं थे। बिल्कुल। हम में पूरी कौम में हमारे पॉलिटिशियन, हम उनको 1000 दफ़ा क्रिटिसाइज करें, सारा कुछ कहें, बाकी इंस्टीट्यूशंस को हम क्रिटिसाइज करें, लेकिन एक बात तय है मंसूर साहब, और वो ये है कि इनमें से कभी किसी ने इंडिया का नाम लेके, इंडिया को मेलाइन करके, एंटी इंडिया सेंटिमेंट हमारे में डाल के इन्होंने कभी किसी ने फायदा लेने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी। आप यकीन करें कि हम लोग जो थोड़ी सी मतलब अवेयरनेस रखने वाले जो लोग थे, हम जब मीडिया देखते थे, इंडियन मीडिया जब देखते थे, जिस तरह से एक वॉर हिस्टीरिया एक क्रिएट हुआ और एक इस किस्म की सिचुएशन आई कि लग रहा था कि पता नहीं ये क्या करने जा रहे हैं। मतलब वो चंद एक, मैं ये कहूँगा कि वो इतना इस हद तक वो मिसगाइडेड थे कि उनकी मिसकंसेप्शंस थी बहुत सारी पाकिस्तान के हवाले से। मार्का हक ने हमारे लिए एक जो था वो एक ब्लेसिंग के तौर पे आया। हम सारे के सारे यूनाइट हुए, हम सारे के सारे उसके बाद वी बिकेम अ नेशन वंस अगेन, जैसे 47 में बने थे। अच्छा इससे पहले हमारे डिफरेंसेस भी थे, इससे पहले बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा इसमें मैं ये कहूँगा कि इंडिया इससे पहले अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छी लेके जा रहा था। इट वाज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इसमें हमें कहने में कोई आ रहा है, 4th नंबर पे आ रहा था। अभी आप ये देखें, अभी रिसेंटली 3 दिन पहले की बात है, अभी यूएस ने कहा कि इट्स अ डेड इकोनॉमी। ठीक है। अच्छा इतना नुकसान उनका ये ख्याल था कि हम ये करेंगे और ये शायद इस तरह का हिस्टेरिया क्रिएट करके पाकिस्तान का नुकसान होगा। पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान गॉट यूनाइटेड, और इन्होंने जब जब इस तरह की मूव की, उसके बाद आप हिस्ट्री में देख लें, अब 65 के बाद देख लें, 71 के बाद देख लें, आप अभी देख लें, हम एज अ नेशन उसके बाद इमर्ज हुए। ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास आने से पहले, क्योंकि शमरेज साहब ने जाना है, आप तो हमारे साथ रहेंगे। जल साहब ज़रा सर मुझे बताइएगा, आज जब हम नौजवान नस्ल की बेदारी की बात करते हैं तो आज़ादी का जो असल पैगाम है ये उनको किस तरह दिया जा सकता है, क्योंकि जो परसेप्शन है वो बड़ी डिफरेंट है रियलिटी से। सो थोड़ा सा इस पे हमें बताइएगा कि जो पैगाम हमने देना है आज की नस्ल को, इंडिपेंडेंस क्या होती है, उसको आप कैसे नरेट करेंगे? देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमने अपने फाउंडिंग फादर्स उनको अपनी क्लोजेट्स में बंद कर दिया, और जैसे मीर साहब ने कहा था कि उनके जो फरमुदात जो वो छोड़ के गए थे उनको फॉलो नहीं किया। कायदा हम जब पीएमए में होते थे तो वहां पे हम एक चेकबुक मोटो पढ़ते थे ऑलमोस्ट डेली। वो एक गोरे का मोटो था, और उसके दैट रेड के द कंट्री कम्स फर्स्ट, द मैन यू कमांड दे कम सेकंड, एंड यू योरसेल्फ कम थर्ड। तो मैंने जब रिसर्च की तो कायदे आज़म का इसी तरीके का एक मोटो है, विच सेड के ड्यूटी टू द स्टेट कम्स फर्स्ट, फिर आपका प्रोविंस, फिर आपका ट्राइब, फिर आप का गांव, और फिर आप खुद। ठीक। अब जस्ट इमेजिन कि हमारे मुल्क में ये सीक्वेंस किस तरीके से है, और चाहे ये 70s था, 50s था, या आज हम 21वीं सदी में बैठे हुए हैं, सीक्वेंस हमारा वही है कि सबसे पहले मैं, फिर मेरा गांव, फिर मेरी पार्टी, फिर मेरा सूबा, और सबसे आखिर में पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अगर मैं अपने जवानों को जहां जहां मुझे मौका मिलता है, मैं दो चीजें कहता हूं। सिर्फ एक एक फरमूदा में से एक एक जो प्रिंसिपल है वो कायद आजम और अल्लामा इकबाल का आप अपना लें, आपकी एक डिफरेंट सोसाइटी होगी। कायद आजम से वही जिसका मैंने जिक्र किया है, जो एक सीक्वेंस है, और अल्लामा इकबाल से खुद ही का कॉन्सेप्ट कि आप खुददार हों, अपराइट हों, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप अपने वो जो है ना उसको सेल्फ रिस्पेक्ट को ना बेचें। बिल्कुल सही। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो लीडरशिप है हमारी, उसका ये फर्ज बनता है कि वो मेरिट लेके आए सोसाइटी में, ठीक। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए सोसाइटी में, वो लोगों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे यूथ है, उनको ये पैगाम दे कि मेहनत में कामयाबी है, अनफेयर मीन्स में कामयाबी नहीं है। वेरी राइट। जब तक हम अनफेयर मीन्स में लोगों को कामयाबी नजर आएगी और मेहनत में कामयाबी नहीं नजर आएगी, वो अनफेयर मीन्स को यूज करेंगे। वेरी राइट। तो ये जो हमारी यूथ डिसओरिएंटेड है, मैं काजी साहब आपसे आपको जस्ट फूड फॉर थॉट। जी जी प्लीज। तीन जगह है यूथ की ग्रूमिंग की, एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड की ग्रूमिंग की तीन जगह हैं: स्कूल, मॉस्क और होम। ठीक। आप खुद एनालाइज कर लें कि ये तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये क्या परफॉर्मेंस दे रही हैं बच्चों की ग्रूमिंग के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ठीक। मेरे नजदीक वायलेंस, जो मॉस्क है, वो वायलेंस सिखा रही है, क्योंकि यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट रहा है जिहाद का, तो ये और वो अपनी डोमिनेशन का। स्कूल जो है वो चीटिंग सिखा रहा है, और घर वालों को होश ही नहीं है कि हमने करना क्या। वेरी राइट। जल साहब बिल्कुल ठीक है। मेरे पास, आई एम सॉरी, मेरे पास इस घंटे का जी टाइम खत्म हो गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त जल साहब ने की कि स्कूल, मॉस्क और घर क्या परवरिश दे रहे हैं। और मैं फिर वही कहूँगा, इस हफ्ते, इस घंटे का हमारी ट्रांसमिशन ख़त्म हो रही है, अगले घंटे में हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। लेकिन सोचने की ये ज़रूरत है, क्या हम आज़ादी की कदर रोज़ करते हैं, या सिर्फ 14 अगस्त को झंडियाँ लगा के, या रात को मोटर बाइक्स के सिलेंसर निकाल के? ये है हमारी आज़ादी का कॉन्सेप्ट। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़िम मेरे साथ रहिएगा। जब सरज़मीं ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। जब सरज़मीं ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ हैं एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब, और हम एयर फोर्स की बदौलत जब आज मार्का हक की हम बात करते हैं तो उसमें हम बड़ी सेहर हासिल गुफ्तगू करेंगे उनके साथ। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर निज़ामुद्दीन है, मेरे साथ डॉक्टर फ़ारूक अनवर हैं, और बलूचिस्तान से मेरे साथ मीर सादात साहब है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन आप सबका जी। खालिद चिश्ती साहब, आज हम बात कर रहे हैं जी, 14 अगस्त मना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ का बड़ा यकीन मुस्तहकम है कि हम लोग एक कौम हैं, क्योंकि शायद पीछे कुछ अरसे में हम भूल गए थे कि हम लोग एक कौम है, और हमारा दुश्मन इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाता था। मार्का हक हुआ जिसमें जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट है वो पाकिस्तान एयर फोर्स का है, और अगर हम लोग आज इकट्ठे होने में कामयाब हुए हैं एक दफ़ा दोबारा, तो इसका भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान की एयर फोर्स को जाता है। कैसे देखते हैं आज 14 अगस्त जब हम मना रहे हैं और मार्का हक की फतह को भी साथ फ्लरिश कर रहे हैं? जी मंसूर इनवाइट करने का, और आपके जो पैनलिस्ट हैं, पाकिस्तान की जो अवाम है, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान से बाहर, सबको यौम आज़ादी मुबारक। मैं जिस दुनिया के कॉर्नर से आपसे बात कर रहा हूँ, वहाँ रात के 2 बजे हैं जी। और मैं अमेरिका और कनाडा कुछ विजिट्स पे आया था, लेक्चर्स वगैरह थे, कुछ इंटरव्यूज वगैरह थे। वो यकीन करें, ये मैं पहले भी पाकिस्तान से बाहर आता रहा हूँ, लेकिन इस दफा जो पाकिस्तान के लोगों का यहाँ जज्बा है, और खास तौर पर जो पजीराई मिली, ऑल्दो मेरी टॉक्स थी कुछ इनफॉर्मली और फॉर्मल प्रेजेंटेशन भी, तो लेकिन जितना पाकिस्तान के लोगों का यहाँ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है पाकिस्तान की मोहब्बत में ओवरऑल, और पाकिस्तान का एयरफोर्स का पर्टिकुलर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक ट्रेजर ही कहने या असासा है। ये कौम मुतहिद है, कौम इस मुल्क को बलता देखना चाहती है प्रोग्रेस करते हुए। और मैं तो कई जगह प्रेजेंटेशन दी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वो उन पायलट्स जो पाकिस्तान में उनकी जगह शायद मैंने ये जहाज मारे हैं। यानी इतनी इज्जत वज़ीर-ए पाक फ़िज़ाइया को मिली और सारा कुछ मरूम में नज़ारा पाक फ़िज़ाइया का ही है। इसमें कोई शक नहीं, आपने भी सही कहा कि हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है।
मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारे पे अब लाजिम है, अगर हमने ये विक्ट्री हासिल करनी है तो हम सबको जिस सेगमेंट से भी हों, वी मस्ट ऐड वैल्यू टू द विक्ट्री। ट्रू ट्रू दैट मीन्स हमने वैल्यू ऐड सबने अपनी अपनी कैपेसिटी में करनी है, चाहे किसी कॉरिडोर्स को, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, ठीक क्योंकि देखिए लोगों को मुत्तहिद करने के लिए ये तो दुश्मन की मेहरबानी, हम पे जंग थोप दी उन्होंने, लेकिन दोबारा रोजाना हम जंग तो नहीं लड़ सकते मुत्तहिद रहने के लिए। हमें यूनाइटेड रहना चाहिए और दुश्मन हमेशा कैपिटलाइज करेगा आपका वैक्यूम, ऑपोजिट करेगा, यानी कि जो जितना क्रैक्स आपके अंदर ज्यादा होंगे, जितना तफरका ज्यादा नजर आएगा, उसके लिए आसान होगा उतना ही करना। और दुश्मन ने हमें क्योंकि महाजों पर देख लिया, खासतौर पर हवा में टेस्ट करके देख लिया, उनको 3 महीने बाद अपनी गिल्स का भी ख्याल आ कि हमने भी जहाज मारे थे, क्रेडिबिलिटी लूज हो रही है, दिन ब दिन इररिलेवेंट होता जा रहा है हिंदुस्तान। तो अब उसके वास्ते ऑप्शन है, सिवाय यही ऑप्शन है कि प्रॉक्सी वॉर करे, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। और अनफॉर्चुनेटली आपने KPK और बलूचिस्तान में जो लहर है टेररिज्म की, वो इसी का रिप्रेजेंट करती है कि हिंदुस्तान की एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वेरी राइट वेरी राइट वेरी राइट, बिल्कुल सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, ज़रा जो इस वक्त खालिद चिश्ती साहब फरमा रहे हैं, ये वाकई एक चेंज आया है। आप दुनिया में कहीं जाएं और उसके बाद ऑपरेशन बनियालुन बरसूस स्पेशली, और उसके बाद का आज का जो पाकिस्तान है, बड़े मजबूत हम लोग अपने आप को फील करते हैं दुनिया में, रजिस्टर जब होने की बात होती है। सवाल वही है, क्या आज़ादी की जो कदर है हमें रोज़ उस चीज़ का एहसास होता है, या बस ये 14 अगस्त पे हमने झंडे लहरा लिए, ट्रांसमिशंस कर ली, कौमी तराने चल गए, सेरेमनीज हो गई 2-3, ये है? आमतौर पर तो सेरेमोनियल होता है, ओके लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मार्के हक की बात हो रही है, अगर इसके सक्सेस के बावजूद अगर हम अपने इदारे मजबूत ना करें, अपने अवाम को मुत्तहिद ना करें और अपने यूथ को एक होपफुल सिचुएशन ना दें, तो फिर ये मार्के हक भी रह जाएगा एक हिस्टोरिकल फैक्ट। इसको इस्तेमाल करते हुए हम चाहिए कि हम रीऑर्गेनाइज करें, रीस्ट्रक्चर करें, अब इदारों को, अपने यूथ को, अपने विमेन को, हम सब के इदारों के साथ लेके चलना चाहिए। हमारे मुल्क में तकरीबन लोग जो है ना इन्वेस्ट नहीं करते, ओके ना इदारों में करते हैं, ना यूथ में करते हैं, ना सब लोग बिजनेस माइंडेड हैं पैसे कमाने के चक्कर में। अब मैं बड़ा बोल नहीं कहता, मैंने अपना एक निज़ाम फाउंडेशन, निज़ाम ट्रस्ट बनाया, अपनी सारी जो सेविंग थी मेरी मैंने उस पर दे दी, वफ़ कर दिया। हमारे पास पाकिस्तान में हमें चाहिए बहुत से ऐसे लोग जो वफ़ करें और लोगों को, यंग लोगों के लिए, एजुकेशन के, हेल्थ के लिए आगे बढ़े। लाहौर में अगर देखें, पुराने लाहौर में एक ही बंदे का नाम आता है, वो है हमारा जो पुराना एक हिंदू था, उसके नाम पे सारे इदारे चलते हैं, गंगाराम सर गंगाराम। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे हम 78 साल हो गए, कोई और कर ही नहीं सकता। हमारे पास क्यों नहीं गंगाराम पैदा हुए? बिल्कुल ठीक। हम क्यों नहीं अपने आप को, मेरा मैसेज ये है, जब तक आप लोगों को इन्वेस्ट नहीं करेंगे और सिर्फ सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ प्रॉफिट में लगे रहेंगे, मुल्क नहीं बनेगा। इदारे बनते हैं, इदारे क्रिएट करने से मुल्क बनते हैं, इदारे क्रिएट करने से, उसको लेकर चलाने से। तो मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये है कि इदारे बनाएं, उनको चलाएं और अपने यूथ को एक होपफुलनेस दें ताकि वो आगे बढ़ सके। हालात बहुत बदल गए हैं, वेरी राइट, यूथ बिल्कुल ठीक डिसअपॉइंटेड हैं, यूथ के पास कोई होप नज़र नहीं आती, उसको देने के लिए कुछ ना कुछ आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरा मैसेज यही है कि इदारे बनाएं, आगे चलें। ठीक। फारूक साहब, प्रायोरिटी ऑफ पाकिस्तान अगर आज हम बात करें, कहाँ पर है यूथ के लिए? पाकिस्तान की यूथ क्या समझती है, प्रायोरिटी कहाँ है? क्योंकि अभी जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं किस ख़ानदान से हूँ, मेरा इलाका कौन सा है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मेरा शहर कौन सा है, मेरी बरादरी कौन सी है, मेरा सूबा कौन सा है, और उसके एंड में आता है कहीं पर पाकिस्तान। ये जो प्रायोरिटी है, ये क्यों ऐसी हो गई है? मंसूर, वो ना एक हम शेर पढ़ते होते थे कि गंवादी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। असल में ना सर, हम अपनी आइडियोलॉजी भूल गए हुए। जैसे मैंने पहले बात की ना सर, देखिए वो इंडिया ने कहा कि आपकी 2 नेशन थ्योरी हमने हवा में उड़ा दी। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे मुल्क के जो चंद एक जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कि इस तरह की डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते हैं, जो कहते हैं कि जी ये चीज़ें इस तरह से थी, वक्त ने साबित किया मंसूर कि वो जो 2 नेशन थ्योरी, वो जो उस वक्त दी गई थी, वो आज भी कितनी रेलेवेंट है और कितनी वैलिड है। ओके। बात यह है कि इन्होंने कहा कि 2 नेशन थ्योरी हवा में उड़ गई, मार्का हक हुआ, बांग्लादेश वॉज स्टैंडिंग विद यू और लाइक एनी पार्टनर कुड डू। ठीक।
अब भी आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और जो आपके DGISPR ने कहा, उन्होंने कहा जी इस दफ़ा जो चीज़ें आएंगी वो आपके पास मशरक से आएंगी, बिल्कुल सही, मगरब से नहीं आएंगी। हाँ। अब ठीक हो गया। तो ये चीज़ क्लियरली शो करती है कि आप फॉर द टाइम बीइंग आपने उसको कर तो दिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये कौम जो है, देखें ये जो मुसलमान कौम है ना सर, दे कैन डू एनीथिंग। मतलब ये जब इस आइडियोलॉजी के साथ इन्होंने ये मुल्क जो है जब इन्होंने लिया, तो बेसिकली क्या था कि एक ही चीज़ थी, एंड दैट वाज जस्ट इस्लाम। हमें इस वक्त सर जो प्रॉब्लम है ना मंसूर, वो पता है क्या, हम कहीं मॉडर्न होने के चक्कर में ना हम अपनी रूट्स को भूल गए। अभी हमने अपने नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने अभी क्या किया, हमने कुरानिक जितनी वर्सेस है ना जी, हमने सारी कुरानिक वर्सेस उठाई। AI आजकल बड़ा कॉमन है। अच्छा, हमने उसको जितने करिकुला हैं उनमें add up टोटल हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी है, आपके पास बायोकेमिस्ट्री है, आपके पास नर्सिंग है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, मैनेजमेंट, कुछ भी है। इस्लाम ऐसी चीज़ है कि जो आपको हर चीज़ के ऊपर आके आपको एक होलिस्टिक कंप्लीट एक उसका व्यू देता है। ठीक। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आगे तो चले, कंटेम्प्रेरी बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें, उनके साथ चलना इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम कीपिंग इन माइंड कि आपकी रूट्स क्या थी, वो रूट्स जहन में रखते हुए, वो इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ योर कल्चर, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, आप जब तक उनके साथ कनेक्टेड हो के अगर आप ग्रो करने की कोशिश करेंगे, दुनिया में जितने मुल्कों ने सर ग्रो किया, उन्होंने अपनी रूट्स के साथ आगे जाके खुद को ग्रो किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मीर साहब, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, ज़रा ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं कि आज पाकिस्तान की सूरत हाल पर, हम बात करते हैं कि जो आज की नस्ल है उनको आज़ादी की जद्दोजहद का पैगाम किस तरह दिया गया, और उसके अंदर हमारा मीडिया और हमारा जो करिकुलम है, इसको आप किस हद तक वेटेज देते हैं, कितना हम बता सके हैं अपनी इस कौम को कि पाकिस्तान क्यों हासिल किया गया, किस तरह हासिल किया गया, और आज जिस जगह पर पाकिस्तान खड़ा है इससे आगे कैसे जाएगा? जी काजी साहब, जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे पहले ना, तो वो उन्होंने एक बात की, और हम ये एक चीज बड़ा देखते हैं, और आप भी ये डिस्कशन कर रहे थे जी, सबसे पहले मैं आता हूँ, फिर मेरा कौम आता है, मेरा कबीला आता है, उसके बाद फिर हम वो आगे जाते हैं। पहली जो चीज है, हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि ये हुआ क्यों। जब अंग्रेज आया सब कॉन्टिनेंट में, उसने जब यहाँ आके देखा, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखा, तो उन्होंने देखा जी यहाँ पे बच्चों को छोटी उम्र से ही लॉजिक, फलसफा, फिलॉसफी, ये चीजें उनको स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो जब अपना वो मिनट एजुकेशन सिस्टम उन्होंने जब यहाँ इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने दो काम किया। उन्होंने इन दो सब्जेक्ट्स को निकाल के एक उन्होंने दीनियात डाल दिया, और दूसरा उन्होंने हिस्ट्री डाल दी स्कूल में पढ़ाने के लिए। अब ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको हमेशा डिसएग्रीमेंट मिलेगी, और उसमें लोग हमेशा डिसएग्री करेंगे, और हर कोई अपने आप को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करेगा। ठीक। तो हुआ ये कि हमने जब उसको अडॉप्ट किया, हमने जब वो चीजें ले ली, हमें हिस्ट्री से जो सीखना चाहिए, जो अच्छी अच्छी चीजें लेनी चाहिए, हमने वो लेने के बजाय हमने सिर्फ वो जो ग्लोरिफिकेशन था ना हमारा, हमने वो ग्लोरिफिकेशन लेना शुरू कर दिया कि जी आज से कई सौ साल पहले बलोच कैसे होते थे, पठान कैसे होते थे, पंजाबियों ने अफगानिस्तान पे रूल किया, किसने कहां पे किया, हमें हिस्ट्री ने उस चीज में डाल दिया। और जो आप करिकुलम की बात कर रहे हैं ना, कि हमने अगर अपने नेशन को वो जो इकबाल की खुदी हमने उनके अंदर लेके आनी है, वो जो जिन्ना साहब की ईमानदारी हमने उनके अंदर लेके आनी है, वो जो हमारे जिन बुजुर्गों ने एक रिजिलियंस शो करके जो इस मुल्क को आजाद किया था, अगर वो रिजिलियंस हमने अपने नौजवानों के अंदर लेके आनी है, तो उसमें जो सबसे पहले, जैसे जनरल समरेज ने बात की थी कि हमारा सबसे पहला स्टॉप जो है वो हमारा स्कूल है। और हमने उस करिकुलम को जो है हम उसको एक ना करें, सिंगल ना करें, लेकिन हम उसे स्टैंडर्डाइज तो कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड तो हम रखें। डिफरेंट स्ट्रीम्स चल रहे हैं, आप उनको चलने दें। हमने एक बहुत बड़ी गलती अभी की पिछले हुकूमत में, हमने कहा जी एक सिंगल नेशनल करिकुलम कर दें। हाँ। पोलराइजेशन की तरफ जाने से कभी फायदा नहीं होता, फायदा हमेशा डाइवर्सिटी में होता है, क्योंकि तभी एक्सेप्टेंस ऑफ व्यूज आती है। आप करिकुलम को सिंगल नहीं कर रहे, आप उनको स्टैंडर्डाइज करें, एक स्टैंडर्ड पे उनको लाने की कोशिश करें। जो सिस्टम मदरसे का चल रहा है वो अपने उसमें अच्छा है। और दूसरी, हम अगर जब मीडिया की हम बात करें,
तो मीडिया के अंदर बात यह है कि हमने मीडिया को जब अचानक एकदम आजाद कर दिया, एकदम एक मीडिया का हम वो लेके आए ना इनकलाब, वो इनकलाब लाने के बाद अब आप मीडिया में आए हैं, बाकी मीडिया के लोग जिन्होंने मीडिया ज्वाइन किया है, आप लोगों ने मीडिया के ज्वाइन किया, आप लोगों की कोई उस तरीके की एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई उस लिहाज से कि आपको एक जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बैलेंस कैसे क्रिएट करना है वो नहीं कर सके हम। वेरी राइट। मीर साहब एक ब्रेक जी मुझे कहा जा रहा है, लेकिन खालिद चिश्ती साहब के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि सर आज जब मार्का हक और बातिल में फौज का एक नजरियाती किरदार है और हमने इस किरदार को किस तरह एक आम शहरी के हौसले को बुलंद करने के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो जेलिन हुआ है इस वक्त पूरी 24-25 करोड़ अवाम का अपनी अफवाज के साथ, इसका जेलिन रहना बहुत जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। जब सरज़मीं